हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले एक लेक्चर आपको हम ले चुके हैं इसका द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। उसमें आपको कंपाउंड इवेंट के बारे में बताया गया, फिर कंपाउंड इवेंट के टाइप जो हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसके बारे में बताया गया, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया गया, ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया। ये सारे फैक्ट्स को हम इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 में द कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। वहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद करने लायक जो था वो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड था कि अगर कहीं भी हमको दे दिया इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स, मान लीजिए 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओनली हम इवेंट्स नहीं बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहे हैं। ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देन कॉन्सेप्ट इसका हम पढ़े थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, है ना, उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। इट मींस ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा इनटू बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा इनटू सी का जो प्रोबेबिलिटी होगा, ये टोटल के प्रोडक्ट के बराबर ये होगा। यह कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 3 इवेंट के लिए है। यदि 2 इवेंट होता पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए इंटू पी बी लिखा था, 4 रहेगा तो फिर उसी तरह पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी जाएगा, ये होगा। फिर आपको हम बता चुके हैं कि यदि ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा यदि हमें पहले से यह मालूम हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आगे इसमें जो हम नोट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगला वो देखिए क्या है। अगला है आपको नेक्स्ट नोट, देखिए कहता है इफ A and B are 2 events, then PA by B plus PA dash by B, ऐसा लेकर के दे रहा है, पी ए बाय बी प्लस पी ए डैश बाय बी 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, थोड़ा हम इसको देखते हैं। पी ए बाय बी प्लस पी ए डैश बाय बी कैसे होगा, इसके बदले क्या लिखाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, और इस पूरे के नीचे पी बी लिखाएगा। LHS लेके चल रहे हैं। अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी और पूरे के नीचे पी बी लिखाएगा, इसका LHS। आगे हम बढ़ रहे हैं, पिक्चर में आइए। आपको मालूम है कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। आपको पता है कि इधर वाले को ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं, इधर वाले को बी इंटरसेक्शन ए डैश बोलते हैं, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। पूरी तरह से आप पिक्चर को ठीक से देख लीजिए।
तो पी ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पिक्चर, ये हिस्सा है। ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये वाला हो गया। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, पूरी तरह से ऐड कर दें, मिला दें, तो ये पूरे किसके बराबर हो जाएगा? पीबी के बराबर हो जाएगा, पूरा बी के बराबर। नीचे ऑलरेडी बी है और ये सॉल्व होके 1 आ गया। देख लीजिए रिजल्ट पूरा हो गया। तो यह रिजल्ट आप याद रखिएगा, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ये रिजल्ट हो गया कि पी ए बाय बी प्लस पी ए डैश बाय बी कहीं भी होगा तो इसके बदले 1 लिखाएगा। नेक्स्ट अगला रूल पे आइए, है ना, इसी तरह से अगले रूल पे आइए। नोट है, नेक्स्ट नोट, इफ A and B are two events, यदि A और B दो इवेंट्स हो, then if A and B are two events, then PB इक्वल टू हम लिख सकते हैं P A अब P B बाय A, इसको पढ़ेंगे P A इंटू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको इसका पढ़ने का तरीका मालूम चल जाएगा और ये भी बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है P A डैश इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A डैश हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये हो गया। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो यह पीबी के बराबर आ जाएगा। कैसे? अगर हम इसको पी ए लिख दें और इसका रूल अभी अभी पढ़े कि इसको तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखिए और उसके नीचे आप पी ए लिख दीजिए ऐसे, फिर ये पी ए डैश आप छोड़ दीजिए, यहां पर बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखिए, नीचे फिर पी ए डैश लिख दीजिए। अब ये पी ए कैंसिल हो जाएगा, ये पी ए डैश कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तब आपको क्या होगा वो देखिए, है ना, क्या बच रहा है आपके पास कैंसिल होने के बाद। तो बच रहा है आपको पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दे रहा है, यही है ना, पिक्चर इससे पहले खींच चुके हैं। और ये बी इंटरसेक्शन ए डैश इधर का, जब टोटल को मिलाएंगे तो पीबी के बराबर हो गया। देख लीजिए, यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये सारा रिजल्ट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में एज ए प्रॉब्लम स्वयं आ जाता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आइए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। इस द कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट आपको नोट है यही है द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसके बाद हम इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होता है। द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या यूं कहिए कि बेज थ्योरम का जो बेज थ्योरम है उसका ये है ना बेस है। ये आप समझिएगा तो आगे बेस थ्योरम भी समझ पाइएगा, ठीक है। द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या है, कहता है इफ A1 A2 A3, या मन करे तो E1 E2 E3 जो लिखना हो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। A1 A2 A3 डॉट 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 AN
आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव आपको समझाए हुए कि किसी भी दो का इंटरसेक्शन 5 हो जाना चाहिए। एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन 5 हो जाना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव भी आपको हम बेसिक में ही बता दिए हैं। एग्जॉस्टिव क्या होता है? तो एग्जॉस्टिव का अर्थ होता है कि सारा का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए। आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसा है। इफ A1, A2, A3, AN are n mutually exclusive and exhaustive events and A is, मान लीजिए कोई एक A है, A is any event, एक इवेंट है, ये घटना है, इवेंट which occur, अकर का अर्थ होता है मौजूद होना या घटित हो जाना, है ना। which occur together with any one of A1, A2, A3 ... AN, then PA बराबर क्या होगा? तो कहता है PA1 PA बाय A1 प्लस PA2 PA बाय A2, और फिर है PA3 अब PA बाय A3, और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में PAN इंटू PA बाय AN। ये आपका थ्योरम हो गया। प्रूफ भी करना टफ काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये प्रूफ किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है ना। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसे हमको समझ में आएगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, कैसे, किस तरह के क्वेश्चन में ये हमको आइडिया मिलेगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है। तो ऐसा कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो केस है, यह हमारे लाइफ में अक्सर घटता रहता है। मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाते हैं, कोई स्टेशन ए है और कोई दूसरा स्टेशन बी है ना। आप ए से बी तक जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जाने का एक ही रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रास्ता है, लेकिन जाने के साधन कई हैं, जाने के साधन कई हैं। बस भी जा रही है, ठीक है, ऑटो भी जा रही है, उसके बाद रिक्शा भी है, मोटरसाइकिल भी है, कई तरह के साधन अवेलेबल है। आप ज्यादा मत लीजिए, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा कम साधन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए बस की व्यवस्था है, ऑटो की व्यवस्था है, रिक्शा की व्यवस्था है और मोटरसाइकिल की व्यवस्था है। ये 4 तरह के साधन हमको ए से बी तक जाने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब ये सब चीज वहां चल रहा है, मोटरसाइकिल भी चल रहा है, बस भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है। ये चारों तरह की जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या ये एक दूसरे पर किसी तरह से डिपेंडेंट है? क्या नहीं है, एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है। बस का जाना रिक्शा से फ्री है, रिक्शा का जाना ऑटो से फ्री है, ऑटो का जाना मोटरसाइकिल से फ्री है ना। तो ये सारे जो हैं साधन एक दूसरे के घटना से फ्री है, उसमें किसी तरह का इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, सब अपना अपना मूव कर रहा है। और जो हम बोल रहे हैं यहां मोटरसाइकिल, बस, ऑटो, रिक्शा, वही यहां A1, A2, A3, A4 4 चीज हो गया,
अब एक घटना और है, कौन? ए, ये ए इज एनी इवेंट विच अकर टुगेदर विथ एनी वन ऑफ दीज, इन सबों में से किसी एक के साथ वो घटना घटित हो जा रहा है। तो मेरा जाना, इस स्टेशन ए से बी तक जाना, यही ए है। हम जो जा रहे हैं ये ए है, समझ गए? तो अब क्वेश्चन है कि बस भी आ रही है, ऑटो भी आ रही है, ठीक है, रिक्शा भी आ रही है, बाइक भी है, तो मेरे आने का चांस क्या है? इट मींस ए के होने का चांस क्या है? तो रिक्शा के आने का चांस कुछ दे देगा, मोटरसाइकिल के आने का कुछ चांस दे देगा, ऑटो के आने का कुछ चांस दे देगा, और फिर बाइक के आने का भी चांस दे देगा। और उसके बाद आपको कहेगा कि आपको बस से आने का चांस इतना है, मोटरसाइकिल से आने का चांस इतना है, रिक्शा से आने का चांस इतना है, और जो व्हीकल है उससे आने का साथ जो प्रोबेबिलिटी लेकर के दे दिया। तो उसको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, वो कैसे होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लेकर के। दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 3 तरह का बैग रखा हुआ है, 3 तरह का बैग रखा हुआ है। पहला बैग में भी कुछ व्हाइट एंड रेड बॉल है, सेकंड बैग में भी कुछ व्हाइट एंड रेड बॉल है, और थर्ड बैग में भी कुछ व्हाइट एंड रेड बॉल है। सुनाई दे दिया अच्छे से? पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग। पहले में भी कुछ व्हाइट एंड रेड है, दूसरे में भी कुछ व्हाइट एंड रेड है, तीसरे में भी कुछ व्हाइट एंड रेड है। अब यहां बैग चुनने का चांस, पहला घटना होगा कि पहला बैग चुनाने का, दूसरा बैग चुनाने का, तीसरा बैग चुनाने का। लेकिन बैग तो तीनों को चुनने का चांस बराबर है, 1/3 पहला का भी चुनाने का चांस होगा, दूसरा का भी 1/3, तीसरा का भी 1/3। लेकिन कहता है कि जब ये बैग चुना रहा है, यहां 3 तरह की घटना है, पहला बैग का चुनाना, दूसरा का चुनाना, तीसरा का चुनाना, है ना, फर्स्ट सिलेक्ट हो जाए, सेकंड सिलेक्ट हो जाए, थर्ड सिलेक्ट हो जाए। तब कहता है कि एक बॉल उसमें से निकाला गया। अब ये घटना घटित हो रहा है, लेकिन अब किसके साथ घटित हो रहा है ये आप कहिएगा, कि फर्स्ट से बॉल निकाला जा रहा है, कि सेकंड से निकाला जा रहा है, कि थर्ड से निकाला जा रहा है, किससे निकाला जा रहा है? क्या ये यहां क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? तो घटित तो उसी तीनों में से किसी एक के साथ हो रहा है। तो ये जो बॉल निकलने वाली घटना है उसी का नाम ए है, जो उस तीनों में से किसी एक के साथ घटित हो रहा है। और क्वेश्चन कर दिया कि क्या चांस है कि वो बॉल रेड होगा, क्या चांस है कि वो बॉल रेड होगा? तो रेड ही ए है, और तब आपको ऐसे थ्योरी लगाना है। तो क्वेश्चन लेकर के हम बताने वाले हैं, लेकिन इसको प्रूफ कर दें या ना करें, यहां पर हैं, अभी कोई रोकने वाला नहीं है, तो कर देते हैं, ठीक है। क्लास में होते हैं तो आप लोगों को प्रूफ में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, खास करके हमारे डिफेंस के जो बच्चे हैं उनको तो प्रूफ में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, बस सीधे सीधे हमको रिजल्ट चाहिए, ये होता है। 11th 12th के बच्चे तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, जाने हम, है ना। आप लोग सीधे पसंद करते हैं रिजल्ट। तो आइए थोड़ा सा इसको समझिए कैसे ये हुआ। सबसे पहले यहां हमको कह दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब हुआ कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे जो होगा वो फाई होगा, मतलब किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई होगा। जो ही उसमें लिख दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला कि एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब सबका यूनियन, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, इस तरह से जो जाएगा यूनियन AN, ये पूरा का पूरा आपको किसके बराबर हो जाएगा? सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, नाउ हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन एस बराबर कितना होता है? एस तो सैंपल स्पेस है, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करता है, और यूनिवर्सल सेट में सारा सेट मौजूद होता है, तो उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट ही मिलेगा, तो ए मिल गया। अब ये ए हम इस साइड लिख लिए, और ए इंटरसेक्शन एस जो है, ए इंटरसेक्शन एस, ए ऐसा ही रख दीजिए, इंटरसेक्शन एस की जगह इसको यूज कर लेते हैं, A1 यूनियन
A2 यूनियन A3, इसी तरह से इसको हम डॉट डॉट यूनियन AN तक लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां आप ऐसे लिख लीजिए पी ए इक्वल टू, इसको आप सेपरेट ए इंटरसेक्शन A1 लिखाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन A2 लिखाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन A3 लिखाएगा, और यूनियन इस तरह से बढ़ते हुए ए इंटरसेक्शन AN लिखाएगा। ठीक है, जब हम दोनों तरफ P लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे PA, तो इधर भी P लगेगा, लेकिन यूनियन वाला जब फॉर्मूला लगेगा तो आपको पता है कि जब A B C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो PA यूनियन B यूनियन C बराबर सीधे लिखते हैं PA प्लस PB प्लस PC, सीधे ऐसे लिखाता है। इंटरसेक्शन वाला सारा मैटर समाप्त हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन फाई है, ये हो जाता है। तो यहां भी सब प्लस में बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन A1 प्लस PA इंटरसेक्शन A2 प्लस PA इंटरसेक्शन A3 प्लस, ऐसे लास्ट तक चला जाएगा PA इंटरसेक्शन AN। क्योंकि किसी भी दो का इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 आ जाएगा, तो A1 इंटरसेक्शन A2 फाई है, A इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। अब ये PA तो ठीक है, और ये देखिए आप फॉर्मूला एक पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, याद करिए PA/B ऐसे पढ़े हैं ना। अब PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड PB। अच्छा, ये PB इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, PB इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो PA/B लिखाया। अब बराबर PA इंटरसेक्शन B। अगर आप ठीक से गौर करें, ध्यान से देखें, तो जो यहां मल्टीप्लाई में है वही यहां डिवाइड में है, B। गौर करिए, तो अगर हम यहां, और इंटरसेक्शन अवेलेबल है, यहां भी इंटरसेक्शन अवेलेबल है, तो PA1 मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब यही यहां डिवाइड में भी लिखाएगा ऐसे। फिर ये PA2 अगर लेंगे तो PA/A2 लिखाएगा, और इस तरह से लास्ट में भी PAN, तो PA/AN लिखाएगा। ये आपको हो गया क्या, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको आप याद रखिए, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन आइए देखिए थोड़ा सा, है ना। आइए प्रॉब्लम देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कुछ देख लेंगे, और ये कंपाउंड एंड कंडीशनल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, बस समझने भर का देर है। आपको समझदारी थोड़ा सा आ जाए, क्वेश्चन को समझने की क्षमता आ जाए, और उसमें फॉर्मूला को यूज करने का जो है इंडक्शन मिल जाए, प्रेरण मिल जाए हमको अंदर से, कि यहां क्या लगाना चाहिए हमको और क्यों लगाना चाहिए, ये समझदारी आ जाए, तो फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और डिफेंस के एग्जाम में उतना टफ क्वेश्चन तो देता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो बच्चे हमारे 11-12 के इस वीडियो को देखते हैं, उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा डीप बनाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, यहां पर अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देयर आर 3 बैग्स, देयर आर 3 बैग्स, 3 बैग्स इन ए रूम। एक रूम में 3 बैग है। लेट फर्स्ट बैग contain 5 white and 3 black balls. 3 black balls. Second bag contains 6 white and 2 black balls. And third bag
contains 8 white and 4 black balls. 4 black balls. ये हो गया हमारा, है ना. Let a ball is drawn from a bag. एक बैग से एक बॉल को निकाला जाता है. ठीक है, निकाला गया. Then find the probability. अच्छा, ऐसे कसते हैं. Then what will be probability? What will be probability that ball is black? That ball is black. क्या चांस है कि वो बॉल ब्लैक होगा? ठीक है. क्वेश्चन लंबा तगड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं लंबा तगड़ा. बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस समझने भर की देरी है. कहता है देयर आर 3 बैग्स इन ए रूम. एक रूम में 3 बैग है. पहला बैग में 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक बॉल है. दूसरा में 6 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल है. और तीसरा में 8 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल है. एक बॉल उसमें से निकाला गया, और क्या चांस है कि वो बॉल जो है ब्लैक होगा? तो अब बताइए कि यहां सबसे पहले तो बंदा क्या करेगा? बॉल निकाल लेगा कि जाके पहले क्या करेगा? बैग उठाएगा. पहली घटना कौन है? बैग. और तब दूसरी घटना है बॉल निकालना. तो कंपाउंड इवेंट हो गया, एक साथ 2 घटना घटित हो रहा है. अब आइए, सबसे पहले मान लीजिए कि ए जो दिखाता है वो दिखाता है द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग. सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट, A1 नाम दे देते हैं तो ठीक रहेगा. द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग. A2 जो है वो द सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग. और A3 जो है वो दिखा रहा है द सिलेक्शन ऑफ थर्ड बैग. ये दिखाता है. क्लियर है? A1 दिखाता है द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग. A2 दिखाता है द सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग. A3 दिखाता है द सिलेक्शन ऑफ थर्ड बैग. अब इसी सब के साथ घट जाता है कौन घटना? ब्लैक बॉल निकलने वाला. तो A को दे देते हैं द सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल. जिसका चांस पूछा उसका नाम हम दे दिए A, द सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल. अब आ जाओ, सबसे पहले तो यहां पर हमको जानना है, क्वेश्चन मिटा देंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. थोड़ा हम इधर आपको लिख देते हैं. यहां पे 3 बैग है. पहला बैग चुनाने का चांस 1/3, तो PA1 1/3, PA2 भी 1/3, अब PA3 भी 1/3, 1/3. आप गौर करिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या कि पहला बैग भी चुनाने का चांस 1/3, दूसरा बैग भी चुनाने का चांस 1/3, तीसरा बैग भी चुनाने का चांस 1/3. अगर 4 बैग होता तो 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे. और क्वेश्चन में ही लेके दे देता कि इस बैग का चुनाने का चांस इतना है, उसका चुनाने का चांस इतना है, तब तो कोई बात ही नहीं है. जब नहीं दिया हुआ है तब तो ये लेंगे. अब गौर करिए, फर्स्ट बैग, इट मींस A1, फर्स्ट बैग चुना गया. फर्स्ट बैग क्या हो गया? चुना गया. और तब ब्लैक चुनाने का क्या चांस है? तो पहला बैग हम अगर ले लेते हैं, जो घटना घटित हो गया वो नीचे जाएगा. बैग पहला चुना गया, वो अब नीचे लिखाएगा. ऊपर किसके चुनाने का चांस पूछ रहा है? ब्लैक का. तो ब्लैक ऊपर लिखाएगा, PA/A1 ऐसे लिखाएगा. तो पहला बैग चुनाने के बाद ब्लैक चुनाने का चांस, तो पहला बैग चुनिए कितना है? फर्स्ट 5 व्हाइट 3 ब्लैक. इट मींस 3/8 निकल गया. 3/8 हो गया. कैसे हुआ समझ में आया? पहला बैग चुनाया तो ब्लैक होने का चांस क्या है?
पहला बैग चुनाया तो ब्लैक होने का चांस, जो घटना घटित हो गया वो नीचे। फिर PA/A2 चाहिए जी, इट मींस सेकेंड बैग चुना गया और तब ब्लैक होने का चांस। तो सेकेंड बैग में 6 व्हाइट 2 ब्लैक, तो 2/8, इट मींस 1/4 लिख सकते हैं। और फिर PA/A3, ये नहीं कि A और A का अलग निकाल लेना, A3 का अलग निकालना, दोनों को डिवाइड कर देना, बेवकूफी हो जाएगा। वह PA3 मिला हुआ है, अब PA निकाल कर डिवाइड, गलत हो जाएगा। डिवाइड नहीं है, ये सिंबल है, ये बताता है कि A3 चुना गया तब A के घटित होने का चांस क्या है। A कौन है, ब्लैक का चांस। देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, इट मींस तीसरा बैग चुना जाए तो ब्लैक होने का चांस क्या है, ये बताइए। तो तीसरा में कितना ब्लैक है, गौर करिए, 4 ब्लैक है और टोटल बॉल 12 है, इट मींस 1/3। अब ये अभी तीनों निकल गया। अब जब तीनों मिल गया तब हमको PA चाहिए, तो अब हम क्वेश्चन मिटा दें तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। और अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, हमको PA चाहिए, PA है ना, PA चाहिए। तो देखिए कैसे मिलेगा PA हमको, भारी नहीं है, आसान है। अब PA इक्वल टू, इसलिए फॉर्मूला पढ़े PA1 इंटू PA/A1 प्लस PA2 अब PA/A2 अब प्लस PA3 द प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 है ना, इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, A व्हेन A3 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे हो गया। अब PA1 का वैल्यू 1/3 लाए हैं। अब PA/A1 इट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन A1 हैज ऑलरेडी अकर्ड 3/8, तो ये यहां आप लिख दीजिए। फिर अगला भी है PA2 1/3 ही है, और A/A2 1/4 लाए हैं, इसको रख दीजिए यहां। और फिर देखिए PA3 1/3 था, ये भी 1/3 ही है, लिख दीजिए। पूरे में 1/3 कॉमन ले लीजिए, 3/8 बच गया, यहां 1/4 बच गया, यहां 1/3 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, 8 चौक 32 दिया 96, ये इसका आपको इस तरह से ले लिए हम, है ना। या एक काम करिए, सीधे 24 ले लीजिए एलसीएम, उतना गुना करके क्या फायदा, 24 हो गया ना। 8 से 3 बार में 24, 3 तिया 9 हो गया, 4 से 6 बार में 6 हो गया, यहाँ 3 से 8 बार में ये 8 हो गया, 9 8 17 6 23, 23 और नीचे 72। अब ये आपका आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखिए कैसे बना इस तरह का क्वेश्चन। और यही तरह का क्वेश्चन वो जो बस, बाइक, ऑटो, रिक्शा सुना रहे थे, है ना, और आपके जाने का, A से B तक जाने का जो सुना रहे थे, तो आपके पहुंचने का क्या चांस है, वो भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना, क्वेश्चन का कैसे बनेगा इस पर। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स is to be given, a problem of mathematics is to be given for 3 students. The probability of solving the problem by them
are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively क्रमशः। पहला के द्वारा सॉल्व होने का चांस 1/2 दे दिया, दूसरा के द्वारा 1/3, तीसरा के द्वारा 1/4। तब क्वेश्चन कह दिया देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, what will be probability that problem will be solved। क्या चांस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो जाएगा, क्या चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड कब हो जाएगा आप ही बताइए। अगर पहला सॉल्व कर दिया और दूसरा तीसरा से सॉल्व नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? हो गया ना। तीनों प्रॉब्लम बना दिया तब भी सॉल्व हो गया, कोई दो बना दिया तब भी सॉल्व हो गया, है ना। इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमको कोई एक भी सॉल्व कर दे, एटलीस्ट वन भी सॉल्व कर दे तो सॉल्यूशन हो गया। और जहां कहीं भी एटलीस्ट वन आता है वहां यूनियन लगता है, वहां क्या लगता है? यूनियन। अगर हम पहला स्टूडेंट को ए मान लें, दूसरा को बी मान लें और तीसरा को सी मान लें तो इसका मतलब हमको पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर इसको हम फॉर्मूला लगाएं, ये वाला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब भी बनेगा। और दूसरा सीधे सीधे फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश लगा दीजिए, ये भी तो होता है। आप तो जानते हैं कि कोई भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखा जाता है। अगर हमको पी ए लिखना है तो इसके बदले 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। तो वही बात पी, ये पूरा ए का काम करा दिए तो उधर डैश लिख दिए। अब यहां देखिए ये जब डैश लग गया थी कॉम्प्लीमेंट्री बन, आपको पता है कि डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा, ये सब इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, ऐसे ऐसे हो गया। जब ये 1 माइनस इस तरह से, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, प्रत्येक लड़का एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश हो जाएगा। अब ये 1 माइनस पी ए डैश मतलब 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही आ जाएगा। अब पी बी डैश तो 1 में से 1/3 घटा दीजिए, 1 में से 1/3 घटाइएगा तो 2/3 आएगा। अब फिर यहाँ 1 में से 1/4 घटा दीजिए, तो 1 में से 1/4 घटाइएगा तो 3/4 आ जाएगा। देखिए कौन कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 माइनस 1/4 सॉल्व होके 3/4 बन गया ना। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बना, बड़ी आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कहा कि दो आदमी हैं, एक के सच बोलने का चांस 60% है, एक के सच बोलने का चांस 60% है और दूसरे के चांस बोलने का मान लीजिए 55% है। तो इसका मतलब ये सच है तो झूठ कितना है? झूठ तो 40% हो जाएगा, इसका 45% झूठ हो जाएगा। क्वेश्चन कर देगा कि क्या चांस है, ठीक है, क्या चांस है कि दोनों के बीच झगड़ा हो, है ना। तो झगड़ा कब होगा? झगड़ा तभी ना होगा जब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, एक सच और दूसरा झूठ। तो पहला को सच बुलाएंगे इंटू दूसरा को झूठ बुलवाएंगे, प्लस दूसरा को इधर पहला को झूठ बुलवाएंगे दूसरा को सच बुलवाएंगे, ये झगड़ा होगा। और सहमति कब होगा? जब पहला भी सच बोले दूसरा भी सच बोले, चाहे पहला ही झूठ बोले दूसरा भी झूठ बोले, दोनों झूठ बोले चाहे दोनों सच बोले, तब सहमति होगी, दोनों में आपस में सहमति हो जाएगी। तो ये सच, जब सहमति का बात होगा तो इसका सच इंटू इसका सच का प्रोबेबिलिटी प्लस इसका झूठ इंटू इसका झूठ, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए कि एक पत्नी और एक पति दोनों जो है किसी एग्जाम का इंटरव्यू देने के लिए गया, तो क्या चांस है कि केवल एक ही चुनाए? अब केवल एक चुनाने का बात कर रहे हैं, इसमें पति को पास कराएंगे तो पत्नी को फेल कराएंगे,
अब पत्नी को पास कराएंगे तो पति को फेल कराएंगे, तो इसको ऐड मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ और ये जो आपको हम आइडिया दिए, इस आइडिया के साथ ये चैप्टर कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से अब समाप्त होता है। ठीक है, अब आप इस पर आधारित प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिएगा। आगे एक वीडियो लाएंगे जब हम प्रॉब्लम ही उसमें ढेर सारा करवा देंगे, केवल प्रॉब्लम के ही बारे में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चन थोड़ा सा इतना लिखना नहीं पड़ता। अभी जैसे मैंने इसको लिखा इतना, अगर वहां पे बोर्ड होता मेरा स्मार्ट बोर्ड तो बस यूं ही क्लिक करते और यहाँ क्वेश्चन मिल जाता, तुरंत समय भी बचता और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता, लेकिन ऐसी फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, तेजी से इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ढेर कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करके चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।